गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है करेंसी मैनिपुलेशन। तो कॉमर्स सेक्रेटरी जो हैं हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उन्होंने जो है वो यूएस गवर्नमेंट का डिसीजन जो आया है कि उन्होंने इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर कहा है इंडिया को एक वॉच लिस्ट में डाल दिया है। तो उसके अगेंस्ट जो है उन्होंने उसको क्वेश्चन किया है हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी ने कि यूएस ने जो डिसीजन लिया है। सो हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी उस डिसीजन को क्वेश्चन कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि क्या इसके पीछे रैशनले यूज़ किया है यूएस गवर्नमेंट ने, तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड इट इज़ नॉट फेयर फॉर यूएस टू पुट इंडिया इन सच अ वॉच लिस्ट। और उन्होंने कहा है हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी ने बेसिकली कि जो ये डिसीजन लिया है यूएस ने, वो हमारी जो सेंट्रल बैंक की फंक्शनिंग है उसके इंटरनल फंक्शनिंग के अंदर एक तरह से इंट्रूजन करने के बराबर है ये। अब इशू क्या है कि यूएस का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसने भी दिसंबर 2020 में इंडिया को एक वॉच लिस्ट में डाला जिसमें इंडिया को कहा गया कि इंडिया इज़ अ करेंसी मैनिपुलेटर। अब करेंसी मैनिपुलेटर क्या होता है कि इंडिया या कोई भी कंट्री को जब करेंसी मैनिपुलेटर कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो करेंसी के ऊपर, उस कंट्री के ऊपर ये एक्यूजेशन लगाया जा रहा है कि वो कंट्री जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यूएट कर रही है। बेसिकली डिवैल्यूएशन के ऊपर ही जो है वो क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो अब वो इसमें कहा जाता है कि करेंसी मैनिपुलेट कैसे की जा रही है कि जानबूझकर आप है डॉलर्स खरीद रहे हो ताकि आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाए। क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू जो आपकी करेंसी की डिमांड कम होएगी मार्केट में, क्योंकि आप ज़्यादा डॉलर खरीद रहे हो। तो आपकी करेंसी जब डीवैल्यू होगी तो आपकी करेंसी जो है वो उसकी डिवैल्यूएशन की वजह से जो है आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, वो आपको पता है, हम आपको पहले भी समझा चुका हूँ प्रीलिम्स बूस्टर में भी कि अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है कि पहले 70 रुपये अगर $1 में थे और अगर वो 80 रुपये का $1 हो जाता है तो इंडिया को उससे एक्सपोर्ट्स में फ़ायदा होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट हैं ये। तो इंडिया के ऊपर यही एक्यूजेशन लगा रहा है यूएस कि इंडिया जानबूझकर अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट कर रहा है जैसा पहले चाइना करता था, ताकि इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके। ठीक है, तो इसी को ही जो है हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी ने बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे, हम वी आर नॉट डूइंग दिस, और ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है। जो हमारा सेंट्रल बैंक या आरबीआई जो डॉलर्स परचेज कर रहा है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। हम जानबूझकर ऐसा कुछ कोई मोटिव से नहीं कर रहे कि हम अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर रहे हैं। ठीक है, अब यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने हमको जो है करेंसी वॉच लिस्ट की जो है करेंसी मैनिपुलेटर की कैटेगरी में वॉच लिस्ट में डाला है। ठीक है, आपको पता है दिसंबर में। अब उसके रीजंस क्या हैं? इंडिया जो है वो $20 बिलियन के ट्रेड सरप्लस में चल रहा है यूएस के साथ। ठीक है, तो पहले जो है इंडिया का ट्रेड सरप्लस था जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एज कम्पेयर टू जितना पहले था उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऑलमोस्ट $5 बिलियन हमारा ट्रेड सरप्लस जो है वो यूएस के कंटेक्स्ट में बढ़ चुका है। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है कि हमने कोविड के टाइम पर इंपोर्ट्स बहुत कम कर दिए और एक्सपोर्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो $18 बिलियन का पिछले साल जो हमारा ट्रेड सरप्लस था वो बढ़ के अब इस साल 2020-21 में $23 बिलियन तक पहुंच चुका है। तो ये एक इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, लेकिन जो है यूएस को बहुत इससे तकलीफ हो रही है और यूएस जो है वो रीजंस देख रहा है कि क्यों ऐसा सरप्लस कैसे हो गया उनके पास। तो उनको रीजंस यही दिख रहे हैं कि इंडिया इज डिवैल्यूएटिंग इट्स करेंसी डेलिबरेटली। तब आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना ने जानबूझकर ऐसा अपनी करेंसी को, अपनी युआन को जानबूझ के जो है यूएस डॉलर के अगेंस्ट जो है वो डिवैल्यूएट किया था ताकि उसके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ पाएँ। और उसी का ही जो नतीजा है वो आज जो है चाइना यूएस के साथ बहुत ही ज़्यादा ह्यूज ट्रेड सरप्लस जो है वो इंजॉय कर रहा है। तो इंडिया जो है वो क्या कह रहा है, अब कॉमर्स सेक्रेटरी ने बोला है कि आरबीआई जो है वो ऐसे नेसेसरी स्टेप जो है फाइनेंशियल मार्केट्स की स्टेबिलिटी बनाने के लिए लेता रहता है। कभी वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खरीद देगा आरबीआई जब उसको लगता है कि मार्केट में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, कभी वो बेच भी सकता है। तो ये सारे डिसीजन आरबीआई की इंटरनल डिसीजन मेकिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसमें हम गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करता है। ये सारे जो डिसीजंस हैं ये बिल्कुल मार्केट बेस्ड ऑपरेशंस के ऊपर चलते हैं, ऐसा कोई इसमें स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो ये हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी कह रहे हैं। ये ऊपर भी जाते रहते हैं हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स, कभी कभी नीचे भी जाते रहते हैं। तो अब आपको पता है ना कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो हमारी बास्केट है, वो इस टाइम पर इंडिपेंडेंस से लेके आज तक सबसे हाई लेवल पर है,
500-600 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है हमारे जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न जो है अमेरिका को लग रहा है कि इंडिया जो है वो चाइना की तरह, जैसे चाइना ने शुरुआत की थी, चाइना ने भी यही किया था कि वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने बढ़ा गया कि उसको इतनी ज़्यादा एडवांटेज हो गई एज़ कम्पेयर टू यूएस। तो ये जो है यूएस को भी अब ये लग रहा है कि इंडिया इज़ ऑल्सो फॉलोइंग दैट सेम पाथ। करेंसी मैनिपुलेटर का मीनिंग क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, जानबूझ के अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करना इज करेंसी मैनिपुलेशन अकॉर्डिंग टू द यूएस गवर्नमेंट। अब पैरामीटर्स क्या यूज़ किए उन्होंने इस इंडिया को इस कैटेगरी में डालने के लिए? तो उन्होंने देखा है कि 3 पैरामीटर्स को यूज़ किया उन्होंने कि एक तो इंडिया जो है वो ट्रेड सरप्लस एंजॉय कर रहा है, मिनिमम $20 बिलियन का होना चाहिए, तो इंडिया तो बल्कि $23 बिलियन के ट्रेड सरप्लस पे जा चुका है। करंट अकाउंट सरप्लस भी चल रहा है इंडिया में, मिनिमम 2% ऑफ जीडीपी का अगर जो है करंट अकाउंट सरप्लस हो तो भी जो है वो उस कंट्री को ये माना जाता है कि वो जानबूझकर करेंसी को मैनिपुलेट कर रही है। तो इंडिया का भी जो है जो है हमारा करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है ऑफ कोर्स, ठीक है। और इंडिया ने अगर किसी भी कंट्री ने बेसिकली अगर 2% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा पिछले 1 साल में अगर फॉरेन एक्सचेंज जो है करेंसी जो है वो परचेज की हो जानबूझकर सेंट्रल बैंक ने, तो भी उस कंट्री को कहा जाता है कि वो करेंसी को मैनिपुलेट कर रही है अपनी। तो इंडिया ने ऑफ कोर्स 2.2% के आसपास जो है वो उतनी लेवल की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो परचेज की हैं हमारे सेंट्रल बैंक ने। इसीलिए जो है यूएस कह रहा है कि इंडिया जो है वो करेंसी को मैनिपुलेट कर रहा है। और भी सिर्फ इंडिया के ऊपर ये एक्विजिशंस नहीं लग रही हैं, और भी जो है रिसेंटली इंडिया, ताइवान और थाईलैंड तीनों को है मॉनिटरिंग लिस्ट में जो है वही यूएस ने डाल दिया है। और भी कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं? चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर और मलेशिया। तो ये कंट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। इसमें जो है इंडिया, ताइवान और थाईलैंड को ऑलरेडी अब जो है इंक्लूड कर दिया गया इसमें। अब इससे क्या होता है, इसमें जब ये लिस्ट में हमको डाल दिया है तो इससे होगा क्या? कोई पेनल्टीज तो नहीं लगेंगी हमारे ऊपर, लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में कि ये मैसेज आएगा कि इंडिया जानबूझ के अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर रहा है। जब कभी बाद में जो है वो जो है जब रियल पिक्चर सामने आएगी तो फाइनेंशियल मार्केट्स में उन इन्वेस्टर्स को लॉस हो सकता है, और क्योंकि जो है फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो ऊपर नीचे जा सकता है, तो हमारे यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करने से थोड़ा कतराएंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा हमारे को इफेक्ट हो सकता है उससे। अब ये सेम रीजंस वही हैं, ये कॉन्क्रीट रीजंस दिए हैं कि $20 बिलियन का मार्क जो है हम क्रॉस कर चुके हैं, $23 बिलियन के आसपास जा चुके हैं। इंडिया ने बहुत ज़्यादा जो है 2.4% रादर, ठीक है, $64 बिलियन के जो है फॉरेन एक्सचेंज हमने जो है वो परचेज किए हैं पिछले साल जून 2020 तक का ये आंकड़ा है। तो इसी के बेसिस पर जो है इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर जो है वो यूएस कह रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑफेंसिव ऑनलाइन कंटेंट। तो हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं कि अगर कोई ऑफेंसिव ऑनलाइन कंटेंट रिपोर्ट किया जाता है तो उस पर क्या एक्शन लिया जाए, ठीक है। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि ये एक आप स्टेटमेंट याद रखो, आपको अपने कंक्लूजन आंसर लिखोगे अगर आप कभी आप मेंस में, तो उसको लिखने का आपको बहुत काम आएगी कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसने रिमार्क किया था एक बार, उनके एक जज ने ऑफ कोर्स, कि द इंटरनेट नेवर स्लीप्स एंड द इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। तो always be responsible what you post on internet, how you use your internet। so ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट हो जाएगी आपके आंसर को अच्छा बनाने के लिए। तो कोर्ट ने बोला है कि अगर कभी भी कोई ऐसी कंप्लेंट या ग्रीवेंस कोर्ट के पास आती है और उस पर जो है कोर्ट एक्शन लेने को कहता है, तो उस वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उस 24 घंटे के अंदर जब तक 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा और उसको रिमूव करना पड़ेगा उस कंटेंट को, ठीक है, जो भी ऑफेंसिव कंटेंट उसके ऊपर पोस्ट किया गया है। और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड जो कि उस ऑफेंसिव कंटेंट से रिलेटेड है उसको 180 दिन तक प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, सो दैट इन्वेस्टिगेशन में उसका यूज़ किया जा सके, ठीक है। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट की जो है ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस स्टेशन बाय रशिया। तो रशिया ने कहा है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम से आने वाले टाइम में शायद विड्रॉ कर सकते हैं, और वो अपना एक स्पेस स्टेशन बनाने का जो है वो प्लान कर रहे हैं बाय द ईयर 2025। तो स्पेस स्टेशन क्या होता है? बेसिकली एक हैबिटेबल स्पेस क्राफ्ट होता है जिसके अंदर हमारे ह्यूमन क्रू मेंबर्स जाके रह सकते हैं स्पेस में, ठीक है, और वहाँ पर वो अपनी रिसर्च कर सकते हैं।
अब रशिया जो है वो क्यों जो है वो विड्रॉ करना चाहता है? सबसे पहला तो यही रीज़न है कि इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम, जो स्पेस स्टेशन का जो जो हमारा है एग्जिस्टिंग जो है अभी, वो 1998 में लॉन्च हुआ था और वो अब बहुत पुराना हो गया है, और शायद कहा जा रहा है कि 2028 तक जो है वो रिटायर हो जाएगा और उसका यूज़ जो है वो अब बंद हो जाएगा। तो उससे पहले जो है वो बनाना ही पड़ेगा इन एनी केस, ठीक है? तो ये रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बोला है कि इट इज़ गेटिंग ओल्ड एंड वी हैव टू मूव टू अनदर प्लेटफॉर्म सून। और रशिया जो है वो अपनी मोनोपोली जो है वो मैंड फ्लाइट्स की जो मोनोपोली उनके पास थी, वो सोयूज़ कैप्सूल की जो मोनोपोली आपको पता ही है, ठीक है? उन्हीं के पास होती थी पहले, लेकिन वो अब उसको खो चुका है, क्योंकि जो एलन मस्क की स्पेस एक्स है वो भी जो है वो फर्स्ट सक्सेसफुल जो है मिशन जो है वो लॉन्च कर चुकी है, यूएस बेस्ड कंपनी। तो अब रशिया के पास उसकी मोनोपोली नहीं रही है। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एनालिस्ट कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो अब सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहते, और वो अब मिलिट्री टेक्नोलॉजी, जो स्पेस वॉर्स, अगला फ्यूचर जो है, जो अगली लड़ाइयाँ हमारे देशों में जो लड़ी जाएंगी वो अर्थ पे नहीं, ये कहा जा रहा है कि वो स्पेस वॉर्स होंगी। एक दूसरे की सैटेलाइट को टारगेट कर दो और एक दूसरे के स्पेस जो असेट्स हैं उनको टारगेट करना, ये सारी वॉर्स जो हैं अगले आने वाले फ्यूचर वॉर जो है वो यही है। तो प्रेसिडेंट पुतिन इज मोर इंटरेस्टेड इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी दैन स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है? तो यही अगर वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पाएंगी, इसीलिए सारी कंट्रीज़ अपना 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 स्पेस स्टेशन जो है वो बनाने की बात कर रही हैं। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है कि 1998 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें रशिया, यूएस, कनाडा, जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन्होंने चारों पांचों ने मिलकर जो इसको लॉन्च किया था। अब याद रखो इसमें चाइना जो है वो नहीं है, चाइना का अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन है। और ओनरशिप और यूज जो है इस स्पेस स्टेशन का वो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स के बेसिस पर चलता है, ठीक है? अब ये आईएसएस जो है हमारे लिए वहाँ पर एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये जितनी भी हमारी जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं वो स्पेस में करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है इस टाइम पर स्पेस में, और ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में अभी तक घूम रही है, ठीक है? तो ये आईएसएस जो है ये अभी जो है रफली 93 मिनट्स में अर्थ का एक चक्कर लगाता है। तो मतलब 15.5 ऑर्बिट्स पर डे ये कंप्लीट करता है, ठीक है? अब इंडिया के पास ये ऑप्शन था कि या तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ज्वाइन करे या फिर वो अपना कोई स्पेस स्टेशन बना ले। तो 2019 में ये फैसला लिया गया कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नहीं ज्वाइन करेगा, बिकॉज वो आने वाले टाइम में वैसे ही रिटायर होने वाला है, वो वैसे ही बहुत पुराना हो गया है। तो इंडिया ने भी ये डिसाइड किया है कि वो अपना स्पेस स्टेशन एक लॉन्च करेगा बाय द ईयर 2030, और वो यूएस, रशिया और चाइना का जो एलीट स्पेस क्लब है उसको ज्वाइन कर लेगा। मतलब अपने स्पेस स्टेशन, इंडिया का भी एक अपना स्पेस स्टेशन होगा लाइक यूएस, रशिया और चाइना, ठीक है? अब इंडिया का जो स्पेस स्टेशन है वो बहुत छोटा होगा, जिसका 20 टन मास होगा। उसके अंदर माइक्रो ग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, ठीक है? स्पेस टूरिज्म नहीं होगा ऑफ कोर्स, उसमें लोगों को नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग हैं वो वहाँ पर जाके जो है स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स किया करेंगे। अब कहा जा रहा है कि जो गगनयान मिशन है उसी के साथ इसको एक्सटेंशन, उसकी ही एक्सटेंशन बना के इस प्लान को लॉन्च किया जाएगा, और हमारे एस्ट्रोनॉट्स उस स्पेस स्टेशन में ऑलमोस्ट 20 दिन तक निकाल सकेंगे, ठीक है? ये हमारे जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसमें मतलब 400 किलोमीटर तक जो है वो इसको वहाँ पर जो है प्लेस किया जाएगा। और अभी जो हमारा इसरो है उसने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स जो है वो ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं, वर्क कर रहा है उसके ऊपर हमारा इसरो। स्पेस डॉकिंग का मीनिंग क्या होता है? कि एक ह्यूमन बीइंग को एक स्पेस क्राफ्ट में से दूसरे स्पेस क्राफ्ट में ट्रांसफ़र होना इन द स्पेस, वो बहुत ही एक क्रिटिकल होता है कि उसके अंदर अगर कोई भी गलती होगी तो उसकी जो ह्यूमन है उसकी जान भी जा सकती है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट होता है। तो अब हम जिस समझ लो रॉकेट से जो हमारे स्पेस में जाएंगे वो, तो उनको उस रॉकेट से हमारे स्पेस स्टेशन में जब जाना पड़ेगा तो उसी प्रोसेस को हम स्पेस डॉकिंग कहते हैं। तो उसके ऊपर इसरो ऑलरेडी काम कर रहा है। तो अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा एक बहुत बड़ा एक जो है एक मोटिव जो है, जो हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा, और उसके ही बेसिस पर हम स्पेस स्टेशन को लॉन्च कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बोआओ फोरम। तो जो है बोआओ फोरम जो है वहाँ पर एनुअल बोआओ फोरम जो है चाइना में ऑर्गेनाइज किया जाता है, लाइक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये भी एक स्ट्रेटेजिक फोरम है। इसके अंदर जो है डिबेट्स, डिस्कशंस चलती हैं कि एशिया को हम या एक वर्ल्ड को हम कैसे चला सकते हैं, या क्या विजन होना चाहिए, वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होना चाहिए, इकोनॉमी पे बात की जाती है, पॉलिटिक्स पे बात की जाती है। तो ये बेसिकली चाइना लेड एक बोआओ फोरम है, ठीक है? इसमें चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने बोला है कि ग्लोबल रूल्स कोई भी एक कंट्री या
फ्यू कंट्रीज़ जो हैं वो किसी भी वर्ल्ड पे जो है बेसिकली वो इम्पोज नहीं कर सकती, और डीकपलिंग जो है वो किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होगी। अब डीकपलिंग का मतलब क्या होता है कि रिश्ते तोड़ना बेसिकली, ठीक है, कि मतलब चाइना को एक तरह से हम अगर सारे मिलकर डीकपल कर दें कि हम इसके साथ एंगेजमेंट छोड़ देंगे, या फिर अलग अलग सारी कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा वीक कर दें और अपना अलग अलग एक तरह से एंटी ग्लोबलाइजेशन जो मूव है हमारी, उसको हम डीकपलिंग कहते हैं, ठीक है। तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है उन्होंने इसके खिलाफ वार्निंग दी है कि दिस इज़ नॉट गुड। जो है कोई भी सिंगल कंट्री या बहुत सारी कंट्रीज़ मिल के जो है वो ग्लोबल रूल्स डिसाइड नहीं कर सकती, और डी कपलिंग का की जो सिचुएशन चल रही है, सब कंट्रीज़ जो इनवर्ड लुकिंग बनने की कोशिश कर रही हैं, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये बोआओ फोरम क्या है? ये बोआओ फोरम फॉर एशिया जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 29 मेंबर स्टेट्स इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। अब इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया अलग से क्यों लिखा है? बिकॉज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एशिया, वो ओशियानिया कॉन्टिनेंट जो है उसका पार्ट है ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए 29 मेंबर स्टेट्स जो कि मोस्टली एशिया के ही मेंबर स्टेट्स हैं, उसके साथ मिलके जो है ये बनाया गया है, ठीक है। इसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस बुआओ, ये एक हाइनान प्रोविंस है चाइना में, वहाँ पर बुआओ है, वहाँ पर इसको एनुअली जो है कंडक्ट किया जाता है, लेकिन इसका सेक्रेटरीट जो है वो बीजिंग में है, ठीक है। इसको हम एशियाज डेवोस भी कहते हैं। एशियाज डेवोस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर ही जो है इसको एक तरह से फॉर्मुलेट किया गया, उसी तरह से ये कंडक्ट किया जाता है। और ये जो उस टाइम पर 1999 में चाइना के वाइस प्रेसिडेंट थे हु जिनताओ, जो बाद में चाइना के प्रेसिडेंट भी बने, उनके प्रपोजल पे ये शुरू किया गया था। सबसे पहली इसकी जो है कॉन्फ्रेंस 2001 में बोआओ में ही की गई थी। इस बार का थीम है ये अ वर्ल्ड इन चेंज, जॉइन हैंड्स टू स्ट्रेंथन ग्लोबल गवर्नेंस एंड ऑल दैट, ये इस साल का थीम है, ठीक है। इसका बेसिक मोटिव होता है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है एशिया में कैसे बढ़ाई जाए, और डेवलपमेंट ऑफ एशिया एंड द वर्ल्ड को हम कैसे जो है वो कर सकते हैं। अब इसके अंदर याद रखो कि 2014 में जो इंडियन बिजनेस टाइकून है रतन टाटा जी, उनको एक बोर्ड मेंबर की तरह अपॉइंट किया गया था बोआओ फोरम में। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इंडिया एक इंडियन को, एक बहुत रेयर डिस्टिंक्शन थी कि एक इंडियन को चाइनीज़ गवर्नमेंट बैक्ड इन्फ्लुएंशियल बॉडी के अंदर एक तरह से बोर्ड मेंबर अपॉइंट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सिविल सर्विसेज डे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने भी सिविल सर्वेंट्स को जो है वो ग्रीट किया है, क्योंकि 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल जो है 1947 में बेसिकली जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर थे उनके प्रोबेशनर्स को 1947 में एड्रेस किया था, और उनको कहा था कि आप स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया हो। उसी को ही रिकॉग्नाइज करते हुए सबसे पहली बार हमने 2006 में ऐसा एक विज्ञान भवन में फंक्शन किया, और तब से हम सिविल सर्विसेज डे जो है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन। तो इंडिया की क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई है, 5.2% क्रूड ऑयल में फॉल आया है, और नेचुरल गैस प्रोडक्शन में 8.1% का एक फॉल आया है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया की जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की प्रोडक्शन है वो बहुत पुराने वेल्स में से हो रही है, जो कि अब बहुत कम प्रोडक्टिव रह गए हैं, ठीक है। मतलब वो इतने ज़्यादा पुराने हो गए हैं कि उसमें वो अब वो इतने प्रोडक्टिव नहीं रहे हैं, तो उसके लिए हमको बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए होगी कि उनसे हम उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अब हम अचीव कर पाएँ। तो और दूसरा इशू क्या है कि हमारे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो इंडिया की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते, बिकॉज ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स। ये भी देखते हैं आगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो उसकी वजह से क्या आ रहा है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास उस लेवल की कि हम अपने जो एजिंग वेल्स हैं उनको प्रोडक्टिव बना सकें। क्यों हमारे इसमें इंडिया में जो है वो लैक ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन है? सिर्फ सरकारी कंपनियाँ, ये ONGC और ऑयल इंडिया ही क्यों सिर्फ जो है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कर रही हैं? क्योंकि पहली बात तो क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मेजर इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस लेने में, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये फील्ड डेवलपमेंट प्लान्स के जो रेगुलेटर हैं वो भी अपना अप्रूवल देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज़ के लिए उतना जो है वो सस्टेनेबल नहीं होता उनको ये बिज़नेस, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उनके लिए जो है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहता, इसलिए वो इंडिया में इन्वेस्ट ही नहीं करते। प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंडिया में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहती है। अब गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि हम फॉरेन प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम कुछ फिस्कल इंसेंटिव्स देने प्लान कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो आपने 20% का सेस लगा रखा है हमारे ऊपर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल के ऊपर, उसको कम करके 10% कर दो, ठीक है। अब ये सेस किस लिए लगा रखा है? इन्वायरमेंटल सेस है बेसिकली ये,
और ये सेस को यूज़ किया जाता है हमारे क्लाइमेट चेंज या रिन्यूएबल एनर्जी की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है सेस है हमारे को बहुत महंगा पड़ता है, तो आप इसको कम कर दो, 10% तक ले आओ, ठीक है। अब जब लो ऑयल एंड गैस एंड प्रोडक्शन इंडिया में डोमेस्टिक अगर प्रोडक्शन कम होती है तो इससे क्या होता है, इंडिया को बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करना पड़ता है और इंडिया का इम्पोर्ट बिल बढ़ जाता है। तो अब देखो 81.8% जो है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ा इंडिया को, और 87.6% जो है वो नेचुरल गैस का इंपोर्ट करना पड़ा इंडिया को, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट है। तो हमारा आप सोचो कि जो इंपोर्ट का जो हमारा बिल है वो कितना हाई आया होगा इससे, ठीक है। सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे, वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स, अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।